नमस्ते दोस्तों, आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह हम सभी की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और वह है हमारी सोचने की प्रक्रिया। दोस्तों, सोचना एक ऐसा काम है जो हम हर दिन करते हैं और अक्सर बिना सोचे समझे करते हैं। जब आप सुबह का नाश्ता बना रहे होते हैं, ब्रश कर रहे होते हैं या काम पर जाने के लिए गाड़ी चला रहे होते हैं, तब भी आप कुछ न कुछ सोच ही रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप जो सोच रहे हैं वह विचार आपके दिमाग में कैसे आ रहा है? क्या आपने कभी अपनी सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचा है? अपनी सोच के बारे में सोचने की इसी प्रक्रिया को मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। यह समझना कि हमारे विचार कैसे बनते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। क्रिटिकल थिंकिंग कोई बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी सोच, अपनी मान्यताओं और अपने आसपास की दुनिया को बहुत ही सावधानी से परख सकते हैं। अल्बर्ट रदरफोर्ड की किताब हमें इसी क्रिटिकल थिंकिंग के सफर पर ले जाती है। आज की दुनिया में क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपको भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचाती है और आपको एक स्वतंत्र विचारक बनाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से। मान लीजिए कि आप एक कुत्ता पालना चाहते हैं। आपको कोई भी नस्ल चल जाएगी, लेकिन दिल ही दिल में आपको कॉर्गी नस्ल के कुत्ते बहुत पसंद हैं। अब आप इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। आप गूगल पर क्या सर्च करेंगे? आप शायद टाइप करेंगे कि क्या कॉर्गी बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं या क्या उन्हें ट्रेनिंग देना आसान है। वहीं दूसरी तरफ जो नस्ल आपको पसंद नहीं है, जैसे कि पिटबुल, उसके लिए आप सर्च करेंगे कि पिटबुल कितने खतरनाक होते हैं। देखा आपने? आपने रिसर्च तो की, लेकिन आपके दिमाग ने वही जानकारी खोजी जो आपकी पहले से बनी हुई धारणा को सही साबित कर सके। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हम अक्सर उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जिन पर हम विश्वास करना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है। पॉल मैकलीन नाम के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने हमारे दिमाग का एक मॉडल तैयार किया था जिसे ट्राइयून ब्रेन कहा जाता है। इसके अनुसार हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। पहला है रेप्टिलियन ब्रेन यानी सरीसृप वाला दिमाग, दूसरा है मैमेलियन ब्रेन यानी स्तनपायी दिमाग और तीसरा है नियोकॉर्टेक्स यानी इंसानी दिमाग। रेप्टिलियन ब्रेन हमारे दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा है जो हमारे जीवित रहने की मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है, जैसे कि खाना, खतरे से भागना या लड़ना। यह हिस्सा भावनाओं और अंतर्ज्ञान के आधार पर बहुत तेज फैसले लेता है। यही कारण है कि जब हम किसी अनजान जगह पर होते हैं तो हमें डर या बेचैनी महसूस होती है। इसके बाद आता है मैमेलियन ब्रेन जो हमारी भावनाओं और यादों से जुड़ा है। और सबसे अंत में विकसित हुआ नियोकॉर्टेक्स, जो हमारे सोचने, समझने, तर्क करने और भाषा का इस्तेमाल करने की क्षमता को नियंत्रित करता है। समस्या तब होती है जब हमारा नियोकॉर्टेक्स यानी तर्क करने वाला हिस्सा हमारे पुराने भावनात्मक दिमाग के फैसलों को सही ठहराने की कोशिश करता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत ही सोच समझकर फैसले ले रहे हैं, लेकिन हकीकत में हमारे कई फैसले अचेतन मन से भावनाओं के आधार पर लिए जाते हैं और हमारा तर्कशील दिमाग बस बाद में उन्हें सही साबित करने के लिए बहाने ढूंढता है।
अब जब हम दिमाग की बात कर ही रहे हैं तो हमारी यादों पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको अपनी जिंदगी की सबसे पहली याद है? क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो आपको याद है वह बिल्कुल वैसा ही हुआ था? आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी यादें कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती जिन्हें हम जब चाहें प्ले करके देख लें। हमारा दिमाग हमारी यादों का निर्माण करता है और कई बार वह पुरानी यादों में नई जानकारी मिलाकर उन्हें बदल भी देता है। हमारी याददाश्त मुख्य रूप से दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम बहुत ही कम जानकारी को बहुत कम समय के लिए याद रख पाते हैं। जैसे जब कोई आपको अपना फोन नंबर बताता है तो आप उसे डायल करने तक ही याद रख पाते हैं। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानकारी लंबे समय तक जमा रहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हमेशा 100% सही नहीं होती। कई बार हम किसी घटना को बहुत गहराई से याद रखते हैं, खासकर तब जब वह घटना किसी बहुत ही मजबूत भावना से जुड़ी हो। इन्हें फ्लैश बल्ब मेमोरी कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका में 11 सितंबर के हमले के वक्त लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे, यह उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि समय के साथ इन फ्लैशबल्ब यादों की सटीकता भी कम हो जाती है। लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत बातें याद रखते हैं। एक और दिलचस्प चीज होती है जिसे सोर्स एमनेशिया कहते हैं। कई बार हमें कोई बात तो याद रहती है, लेकिन यह याद नहीं रहता कि हमने वह बात कहाँ पढ़ी या सुनी थी। इसका फायदा उठाकर कई बार झूठी खबरें या फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं। जब हम किसी झूठी खबर को बार बार सुनते हैं तो हमें उसकी विषय वस्तु याद रह जाती है और हम भूल जाते हैं कि उसका स्रोत कोई अविश्वसनीय जगह थी। इसे इल्यूजन ऑफ ट्रुथ या सत्य का भ्रम कहा जाता है। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग में यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी यादों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और हमेशा सबूतों की तलाश करें। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारी यादें धोखा दे सकती हैं तो क्या हमारी वास्तविकता भी एक भ्रम है? जी हाँ, हमारा दिमाग हमारे लिए एक ऐसी वास्तविकता बनाता है जिसे हम स्वीकार कर सकें। हमारा दिमाग हर सेकंड हमारे आसपास से आने वाली लाखों जानकारियों को फिल्टर करता है और हमें सिर्फ वही दिखाता है जो उसे महत्वपूर्ण लगता है। क्या आपने कभी वह वीडियो देखा है जिसमें कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और आपको उनके पास गिनने को कहा जाता है? जब आप पास गिनने में पूरी तरह से मग्न होते हैं तो एक आदमी गोरिल्ला का सूट पहनकर बीच से गुजर जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसे इनविजिबल गोरिल्ला या सिलेक्टिव अटेंशन कहा जाता है। हमारा दिमाग एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती। हम बस अपना ध्यान एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से शिफ्ट करते हैं और इसी वजह से हम अपनी वास्तविकता के कई हिस्सों को अनदेखा कर देते हैं। हमारे कई फैसले भी इसी तरह अचेतन रूप से लिए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने एफएमआरआई स्कैनर का इस्तेमाल करके पाया है कि जब हम कोई फैसला लेते हैं तो हमारे सचेत होने से 10 सेकंड पहले ही हमारे दिमाग का अचेतन हिस्सा वह फैसला ले चुका होता है। इसका मतलब है कि हमारी आजाद इच्छा या फ्री विल भी उतनी आजाद नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमारी भावनाएं, हमारे आसपास का माहौल और हमारे दिमाग की बनावट हमारे फैसलों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा दिमाग इतनी आसानी से धोखा खा सकता है तो हम सही फैसले कैसे लें? यहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग के सबसे मजबूत हथियार काम आते हैं, और वह हैं तर्क और लॉजिकल फैलेसीज यानी तार्किक दोषों को पहचानना। एक मजबूत तर्क वह होता है जो सही सबूतों और आधारों पर टिका हो। जब हम किसी से बहस करते हैं तो हमारा मकसद जीतना नहीं बल्कि सच्चाई तक पहुंचना होना चाहिए। अक्सर लोग बहस के दौरान कई तरह की लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ बहुत ही आम तार्किक दोषों को समझते हैं। सबसे पहला है अपील टू अथॉरिटी, यानी किसी बात को सिर्फ इसलिए सच मान लेना क्योंकि वह किसी बड़े या प्रभावशाली व्यक्ति ने कही है। मान लीजिए कोई मशहूर अभिनेता किसी दवा का प्रचार कर रहा है और लोग उसे सच मान लेते हैं, जबकि उस अभिनेता को मेडिकल साइंस की कोई जानकारी नहीं है। क्रिटिकल थिंकर हमेशा यह देखेगा कि क्या उस बात के पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण है या नहीं। दूसरा दोष है पोस्ट हॉक फैलेसी। इसका मतलब है कि अगर घटना ए के बाद घटना बी हुई तो लोग मान लेते हैं कि ए की वजह से ही बी हुई है। उदाहरण के लिए, किसी शहर में दीवारों से भद्दे चित्र यानी ग्राफिटी साफ की गई और उसी महीने अपराध दर कम हो गई। लोग सोचेंगे कि ग्राफिटी साफ करने से अपराध कम हुए हैं। लेकिन सच्चाई यह भी हो सकती है कि उस महीने बहुत तेज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से अपराधी घरों से बाहर ही नहीं निकले। इसलिए सिर्फ दो घटनाओं के एक साथ होने का मतलब यह नहीं है कि उनके बीच कारण और प्रभाव का संबंध है। एक और बहुत ही आम दोष है एड होमिनेम। इसमें लोग असल मुद्दे पर बात करने के बजाय सामने वाले व्यक्ति के चरित्र या उसकी कमियों पर हमला करने लगते हैं। अगर कोई पर्यावरणविद जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा है और आप यह कहकर उसकी बात को खारिज कर दें कि वह तो खुद एक बहुत बड़ी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी चलाता है, तो यह एड होमिनेम होगा। उसकी गाड़ी चाहे जो भी हो, जलवायु परिवर्तन के उसके वैज्ञानिक तथ्य गलत नहीं हो जाते। इसके अलावा एक फाल्स डायकोटमी या झूठा द्विआधारी तर्क भी होता है। इसमें इंसान को ऐसा महसूस कराया जाता है कि उसके पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, जबकि असल में कई और विकल्प मौजूद होते हैं। जैसे कोई आपसे कहे कि या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे दुश्मन हो। यह क्रिटिकल थिंकिंग के खिलाफ है, क्योंकि दुनिया सिर्फ काले और सफेद में नहीं बनती है, बल्कि इसमें बहुत सारे भूरे रंग भी हैं। दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में इन तार्किक दोषों को समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि मार्केटिंग, मीडिया और इंटरनेट की दुनिया इन्हीं के सहारे चलती है। आपको हर दिन कितने सारे ईमेल आते होंगे जिनमें किसी सेल, डिस्काउंट या मुफ्त उपहार की बात की गई होती है। स्पैम ईमेल में अक्सर नाइजीरियन राजकुमार वाली धोखाधड़ी आती है, जहां आपको लाखों डॉलर का लालच देकर आपके बैंक की जानकारी मांगी जाती है। ये सभी चीजें इंसान के लालच, डर और भावनाओं से खेलने के लिए डिजाइन की गई हैं। इंटरनेट ने जानकारी तक पहुंचना तो आसान कर दिया है, लेकिन साथ ही फर्जी खबरों यानी फेक न्यूज का भी बाजार गर्म कर दिया है। लोग बिना सोचे समझे, बिना किसी जानकारी को क्रॉस चेक किए उसे शेयर कर देते हैं। एक उदाहरण देता हूं। इंटरनेट पर एक तस्वीर बहुत वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि एक जगह पर 10 साल की बच्चियों की शादी अधेड़ उम्र के आदमियों से कराई जा रही है। जब क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके उस तस्वीर की पड़ताल की गई तो पता चला कि वह बच्चियां असल में दुल्हनें नहीं बल्कि शादी में आई मेहमान थीं, और जिनकी शादी हो रही थी वे बालिग थीं।
लेकिन भावनाओं में बहकर लोगों ने उस झूठी खबर को सच मान लिया। एक और उदाहरण मैकडोनाल्ड्स के बर्गर का है। यह अफवाह बहुत उड़ी कि उनका बर्गर सालों तक सड़ता नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे खतरनाक केमिकल होते हैं। लेकिन जब एक पत्रकार ने इस दावे का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किया तो पाया कि अगर आप घर पर भी वैसा ही बर्गर बनाएं और उसे नमी से दूर रखें तो वह भी नहीं सड़ेगा क्योंकि वह सूख जाता है और फफूंद लगने के लिए नमी की जरूरत होती है। तो बात केमिकल की नहीं बल्कि विज्ञान की थी। मार्केटिंग की दुनिया भी हमारे दिमाग के साथ खूब खेलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि चीजों की कीमत हमेशा 99 पर ही क्यों खत्म होती है, जैसे 199 या 499? इसे लेफ्ट डिजिट इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग किसी भी संख्या को बाएं से दाएं पढ़ता है, इसलिए 199 हमें 200 के मुकाबले बहुत सस्ता लगता है, जबकि दोनों में सिर्फ ₹1 का ही फर्क है। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है जिससे हमारी खरीदारी के फैसले प्रभावित होते हैं। इसी तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग या MLM कंपनियां भी लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं। वे आपको बताएंगे कि आप घर बैठे रातों रात अमीर बन सकते हैं और अपने खुद के बॉस बन सकते हैं। यह एक पिरामिड स्कीम होती है जहां पैसा उत्पाद बेचने से नहीं बल्कि नए लोगों को जोड़ने से आता है। गणितीय रूप से कुछ ही स्तरों के बाद यह श्रृंखला टूट जाती है और नीचे वाले लोगों का पैसा डूब जाता है। लेकिन वे इसे इतने आकर्षक तरीके से पेश करते हैं कि लोग अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को किनारे रखकर इसमें निवेश कर देते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से फैलता है और वह है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यानी षड्यंत्र के सिद्धांत। चांद पर इंसान के कदम रखने से लेकर किसी बड़े नेता की हत्या तक, हर बड़ी घटना के पीछे कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको मिल ही जाएगी। लोग इन पर इतनी आसानी से विश्वास क्यों कर लेते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे दिमाग का पैटर्न पहचानने का स्वभाव। हमारा दिमाग बिखरी हुई जानकारियों में एक अर्थ ढूंढने की कोशिश करता है। जब दुनिया में कोई बहुत बड़ी या भयानक घटना होती है तो लोगों को यह मानना मुश्किल लगता है कि यह महज एक संयोग था या किसी एक अकेले इंसान का काम था। उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा संगठन या साजिश होनी चाहिए। इससे उन्हें एक मनोवैज्ञानिक सांत्वना मिलती है कि दुनिया पूरी तरह से अनियंत्रित नहीं है, बल्कि कोई तो है जो इसे चला रहा है, भले ही वह कोई बुरा संगठन क्यों न हो। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मानने वाले लोग अक्सर कन्फर्मेशन बायस के शिकार होते हैं। वे सिर्फ उन्हीं सबूतों को मानते हैं जो उनकी थ्योरी को सही साबित करते हैं और जो सबूत उनके खिलाफ होते हैं वे उन्हें यह कहकर खारिज कर देते हैं कि ये सबूत भी उसी साजिश का हिस्सा हैं। वे बार बार अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं, जिसे मूविंग द गोलपोस्ट कहा जाता है। अगर आप उन्हें एक सबूत दिखाएंगे तो वे कोई नया बेतुका सवाल खड़ा कर देंगे। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी झूठी नहीं होती। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब सरकारें या बड़ी संस्थाएं सच में कोई साजिश रच रही थीं और जब पर्दाफाश हुआ तो वे सच साबित हुईं। जैसे कि अमेरिका के प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के तहत सच में लोगों पर माइंड कंट्रोल के एक्सपेरिमेंट किए गए थे, या फिर यह बात की तंबाकू कंपनियां दशकों से जानती थीं कि सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन उन्होंने इस सच को छुपाए रखा। यही कारण है कि क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को पूरी तरह से नकारने के बजाय उसे सबूतों की कसौटी पर तौलने की वकालत करती है। एक स्वस्थ संदेह होना अच्छी बात है। यह हमें सरकारों और शक्तिशाली संस्थाओं से सवाल पूछने की ताकत देता है। लेकिन जब यह संदेह एक अंधविश्वास बन जाए और इंसान हर वैज्ञानिक तथ्य को नकारने लगे, तो यह समाज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही है कि हम इस डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ सूचनाओं का बाढ़ है, वहां एक बेहतर क्रिटिकल थिंकर कैसे बन सकते हैं? इसका सबसे पहला नियम है कि जो कुछ भी आप पढ़ें या सुनें, उस पर तुरंत विश्वास न करें। हमेशा जानकारी के स्रोत की जांच करें। क्या वह वेबसाइट विश्वसनीय है? क्या वह किसी विशेष राजनीतिक दल या विचारधारा से प्रेरित तो नहीं है? क्या उस जानकारी को किसी और विश्वसनीय स्रोत ने भी प्रमाणित किया है? भावनाओं में बहकर कोई भी लेख या वीडियो शेयर न करें। अक्सर जो खबरें हमें सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं या डराती हैं, वे ही सबसे ज्यादा झूठी होती हैं। दूसरी बात, हमेशा इस बात के लिए तैयार रहें कि आप गलत हो सकते हैं। अपने विचारों और मान्यताओं को समय समय पर चुनौती देना बहुत जरूरी है। अगर कोई नया सबूत सामने आता है जो आपकी पुरानी मान्यता को गलत साबित करता है, तो उसे स्वीकार करने का साहस रखें। यही विज्ञान का और विकास का मूल मंत्र है। तीसरी बात, अपनी सोच में छुपे हुए बायसेस यानी पूर्वाग्रहों को पहचानें। जब भी आप कोई फैसला लें, तो खुद से पूछें कि क्या यह फैसला मैं तथ्यों के आधार पर ले रहा हूं या सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर? क्या मैं सिर्फ इसलिए यह चीज खरीद रहा हूं क्योंकि इस पर डिस्काउंट है, या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्रिटिकल थिंकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप रातों रात सीख सकते हैं। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक कौशल है जिसे अभ्यास से निखारा जा सकता है। यह आपके दिमाग की एक कसरत है। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी आदत बना लेते हैं, तो आप न सिर्फ धोखेबाजों और झूठी खबरों से बचते हैं, बल्कि आप अपनी जिंदगी के फैसले भी ज्यादा स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ ले पाते हैं। आप दूसरों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर पाते हैं और असहमति होने पर भी एक स्वस्थ चर्चा कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इंटरनेट पर कोई सनसनीखेज खबर पढ़ें, कोई बहुत ही आकर्षक विज्ञापन देखें या कोई ऐसा दावा सुने जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगे, तो एक गहरी सांस लें, एक कदम पीछे हटें और अपने क्रिटिकल थिंकिंग वाले चश्मे को पहन लें। खुद से सवाल करें, सबूत मांगें और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचें। याद रखें, आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे सही दिशा देना आपके ही हाथ में है। अल्बर्ट रदरफोर्ड की इस किताब ने हमें यही सिखाया है कि हमें अपने दिमाग का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि उसे अपना सबसे बेहतरीन औजार बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आज का यह पॉडकास्ट आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा और इसने आपको सोचने के एक नए तरीके से रूबरू कराया होगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी क्रिटिकल थिंकिंग की अहमियत को समझ सकें। हम ऐसे ही और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और अपनी सोच को आजाद रखिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।